يولد ولم يكن له كفوا احد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کروں گا ہمارا سے تشریف لائیں اور ہم یہ نام پیش کریں. پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. اور سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب کی بھرپور تعلیم میں ہماری جو معزز مہمان ہیں جن کے پاس میں آج کی ہوئی ہے وہ اس دن پر تشریف لائیں. سب سے پہلے میں بھائی ترانہ کے ساتھ محنت بازی سے درخواست کروں. اس کے بعد میری گزارش ہوگی اس پروگرام کے جو حق ہیں وہ تشریف فرما. اور بچوں کے جب یہ صفحات آیا کرتے تھے اس زمانے آپ کی محبتوں کا سمجھ ہوگی کہ اس موقع پر بھی سوال ہے. اب آپ ہنس کے اب سوال صاحب ہنس کے حنیف صاحب سے گزارش کروں. بیماری کا بھی کبھی کیسے ہوتا ہے ساتھ میں
इसके बाद मैं वो प्रश्न इसलिए यहाँ देखिएगा जी। बोलें यहाँ जी, शुक्रिया। मेहनत वाली खिदमत में ये तो मैं आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इतनी गर्मी इतनी अजाब किस्म के मौसम में वक्त निकाल के आप सब लोग आए हैं और हमारी तवक्को से ज़्यादा हाज़िरी है, क्योंकि हमने इसे बहुत क्लोज प्रोग्राम बनाया था। उसका रीज़न ये था, थोड़ी सी बता देता हूँ कि महनाज बाजी और शमा जैदी साहिबा जो हैं, तो उनका ये था कि जो वो जो सफ़ेद जिनसे हम लिखना सीखते थे ना उर्दू पुरअमन में, तो उसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हमने ढूंढना चाहा, लेकिन इस बात को इतना ज़्यादा अर्सा हो चुका है कि हमें इतने मिले नहीं, यानी कम हैं वो लोग ना। तो अब ज़ाहिर 4-6 लोग होंगे, 10 होंगे ज़्यादा। तो फिर हमने उसको थोड़ा सा वसी किया कि भाई जो भी ताल्लुक़ किसी का भी हो तो उनको बुलाया जाए, ताकि उसको थोड़ा सा तो तकरीब को जो है ना ज़्यादा उसमें कर लिया जाए मजमे के तहत। अदरवाइज़ हमारा बहरहाल ये प्रोग्राम पहले भी नहीं था कि हम इसको कोई बहुत बड़ा ह्यूज किस्म का कोई मजमा बनाएं, कोई जलसा बनाएं, ये नहीं था। तो जितने लोग आ चुके हैं ये सब हमारे बहुत ही खुसूसी किस्म के मेहमान हैं और मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे इतना ही कहना था, लेकिन अलिया सर ने कह दिया। और बात एक कभी अरसे से शाया करते हैं, अभी आबितियाँ बच्चों के अदीबों की आबितियाँ के वहाँ से 3 हिस्से शाया कर चुके हैं, अच्छे पब्लिशर हैं और हम इन्हें जो बच्चों के अदब के लोग हैं उन्हें महबूब ही समझते हैं। सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। महनाज बाजी और शमा जैदी साहिबा के बारे में कुछ मेरे जो तासुरात हैं वो मैं लिख के लगा। तकरीर का आदमी तो नहीं हूँ, मगर एक फिर भी सबसे पहले तो मैं हनीफ साहब, मुस्तफ़ा हाशमी, अली साजिद, आज़म अजीज और रऊफ़ और दीगर अफराद को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अतफ़ाल के सुनहरे दौर की 2 शख्सियात मोहतरमा महनाजुर्रहमान, मोहतरमा शमा जैदी के एजाज़ में इस तकरीब का इनक़ाद किया। अब मैं कुछ बातें और कुछ यादें उस दौर के बारे में करूँगा कि जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था और बच्चों के सफ़ात में मेरी तहरीरें शाया होती थी। ये 1980 से 1990 के दौर का दौर है और इसे अदब अतफ़ाल में बड़ी अहमियत हासिल है। तो उस ज़माने में बच्चों के सफ़ात और रसाइल, खुसूसन नौनिहाल अमन लीग इंचार्ज महनाजुर्रहमान साहिबा, बच्चों का हुर्रियत इंचार्ज शमा जैदी, बच्चों का जंग मिर्ज़ा सलीम बेग होते थे उधर वहाँ, बच्चों का इंकलाब अनवर शाकिर, बज़्म अतफ़ाल अखबार जहाँ में शाही जमील। मैं असल में उन सारे लोगों का यहाँ थोड़ा सा तस्करा करूँ ताकि जो है याददाश्त में आ जाए। मानामा डोट बडोट भी रसाइल के साथ, तो मैं अखबार के साथ साथ महमूद शाम साहब, हनीफ साहब उसके एडिटर, बच्चों का रिसाला तारिक अजीज़ साहब वाला जिसके मुस्तफ़ा हाशमी एडिटर होते थे, चाइल्ड स्टार हनीफ साहब। तो इन रसाइल और अखबार ने बहुत सारे अदीबों को रोशनास कराया। सफ़र बात करूँगा तो बहुत तवील हो जाएगी, क्योंकि आज की तकरीब जो है मोहतरमा शमा जैदी और महनाजुर्रहमान साहिबा के बारे में चंद अपनी याददाश्तें ज़रूर बयान करूँगा। मैं उस वक्त 9वीं या 10वीं में पढ़ता था, अक्सर तहरीरें डाक से रवाना कर दिया करता था, मगर खुसूसी हवाले से ख़ास मज़ामीन और कहानियाँ देने में खुद भी अमन और हुर्रियत के ऑफिस चला जाया करता था। फेडरल बी एरिया से सदर का तक का एक बस पे सफ़र करता, फिर रीगल से दूसरी बस वंसी में बैठ कर IIQ रीगल रोड पहुँचता था। अच्छा, जंग बिल्डिंग से पैदल पावर हाउस की तरफ चलना शुरू कर दिया करता था। पावर हाउस पर अमन अखबार की एक पुरानी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसमें मैं बगैर किसी रोक टोक के जो है दाखिल हो जाया करता था। पहली मंजिल के एक कमरे में एक खातून को हमेशा कुछ लिखते पढ़ते ही देखा करता था, वो महनाजुर्रहमान हुआ करती थी। पहली बार जब उन्हें मैंने अपना नाम बताया तो उनकी हल्की सी मुस्कुराहट इस बात की गमवास थी कि वो मेरे नाम से वाकिफ़ हैं। उन्होंने बैठने के लिए कहा। मेज़ के एक तरफ महनाजुर्रहमान बैठी हुई थी और हम उनके सामने अदब व एहतराम की तस्वीर बने रहे थे, मगर कोई ज़्यादा ना बोल सके। महनाजुर्रहमान साहिबा ने हमारी तहरीरें देखी और एक तरफ रख दी, जिसका मतलब था कि ये काबिल अशात हैं, मगर हम उनसे सवाल ना कर सके और खुदाफिज़ कहकर उठ गए। फिर हमारी तहरीरें नौनिहाल अमन लीग में शाया होने लगी।
नौनियाल अमन लीग ने जहाँ बच्चों के अदब को फ़रोग़ दिया, वहाँ बच्चों के अदब के हवाले से अदबी तंजीमों और उनकी सरगर्मियों को भी अपने सफ़े में जगह दी। कदर मंजिलत करते थे और बड़ी जद्दोजहद के लिए काम करते थे उर्दू अदब के लिए। मुझे याद है कि जब अमन अखबार छपता था तो समझे कि हर घर की एक फरमाइशी कॉलम होते थे कि भाई मैं जुम्मा खान का जो कॉलम होता था उसको मैं पढ़ूंगा और इसके साथ साथ नौनियाल अमन लीग पढ़ूंगा। इसी तरीके से हुर्रियत अखबार होता था तो हुर्रियत अखबार में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के सफ़ा भी होता था और अदबी सफ़ा भी होता था और अनवर मकसूद के मुख्तलिफ हवाले से चुटकुले होते थे, लोग देखते थे, पढ़ते थे और रंगीन अखबार होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हम देखते हैं कि बच्चों के सफ़ात कम होते जा रहे हैं। अभी ये जो हमारे एक भाई ने मुकर्रिर ने कहा कि जितने हम जमा कर सकते थे हम वो बच्चों के अदीबों को जमा किया ताकि पुरानी याद ताज़ा हो, लेकिन मज़हब के साथ ये हमारे लिए अलमिया है। इस दौर के आजकल के जो हमारे कलमकार हैं, आजकल के हमारे मुदीरान हैं और आजकल के हमारे बच्चों के सफ़ात चलाने वाले नए कलमकारों को मुतारिफ नहीं करा सके या अगर मुतारिफ हो गए हैं तो उनको मंजर यहाँ पे नहीं ला सके। यकीनन कुछ हम लोगों में कमज़ोरियाँ हैं, कुछ हम लोग भी बैक हो गए। हम अपनी छोटी छोटी जो तंजीमी की सलाहियत होती थी वो हम करते थे उस वक्त, लेकिन बाद में करना बंद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चों का अदब का ट्रेंड वापस आ चुका है। सैटेलाइट के दौर में और सोशल मीडिया के दौर में भी अगर बच्चों के अदब के लिए कुछ काम किया जा रहा है तो बहुत ही वेल एंड गुड है। इसी तरीके से काम होना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, हर एक को लेकर चलना चाहिए, हर एक की पॉलिसी लेकर चलना चाहिए। आज हमारे मुदीरान जो है बच्चों के सफ़ात मुरतब करने वाली जो शख्सियात हैं इस वक्त कम हैं, ये इनकी खिदमत नहीं है, लेकिन इनको शामिल रख कर हम बहुत से काम कर सकते हैं और बहुत से इनके आइडियाज़ से आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को पाए तक पहुँचा सकते हैं। मेरा आगाज़ है वो मानवा टोल पटोल से हुआ और ये तो खैर बहुत अजीम खातून है, वो पता ही नहीं कि उन्होंने जो मेरी छोटी सी कहानी लगाई थी अक्टूबर 1980 की बात, अक्टूबर 1980 टोल पटोल की हिमाकत है, वो मेरी पहली कहानी उन्होंने छापी। बस वहाँ से समझे कि मुझे एक रास्ता मिला आगे बढ़ने का, लिखने का शौक़ और लिखने दिया। अब ये तो ज़्यादा डीलर इन चार चीज़ को क्या पता कि जो बच्चे कहानी उस वक्त मैं मेरा ख्याल मैट्रिक में पढ़ता था, 10वीं को मैं तालिब इल्म था। इसी कहानी को देखते हैं हम सोचते हैं हमने कैसे लिख ली, यकीन नहीं आता कि हमने लिखी। इसी तरह जो है शमस जदी साहिबा ने छोटी छोटी कहानियाँ भी मेरी बहुत छापी और उनको याद नहीं हुआ एक 5 शिकारी के नाम से उन्होंने मेरा किस्त बार नावल छापा था हुर्रियत में। 5 शिकारी वो बहुत तवील नावल था, बड़ी किस्तों में उन्होंने छापा और वो शायद मेरे पास रिकॉर्ड भी महफूज है। इंशाल्लाह जो हमारे जो साथी जो किताबें छापते हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि उसको किताबी शक्ल में शाया किया जाए। बात ये थी कि जो सीनियर शख्सियत थी वो अपना इल्म, अपना फ़न, अपना तजुर्बा दूसरों तक मुंतकिल करती थी और उन्हें उस मैदान में आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत दिलाती थी वो। तो मेरी खुश नसीबी है कि आज के इस प्रोग्राम में जो 2 शख्सियत जिनके एजाज़ में ये प्रोग्राम सजाया गया है तो उन्होंने मुझे जुमले कहने का एजाज़ हासिल हो रहा है कि जिन्होंने मेरी और मेरे एज ग्रुप के उन नए लिखने वालों की भरपूर हौसला अफजाई की है और यह हौसला अफजाई व रहनुमाई इस दर्जे की थी कि इन नए लिखने वालों के ग्रुप में से बेशतर आज सहाफ़त और स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना खास मकाम बना चुके हैं। फिर भी मुझे सारा वक्त ऐसा लगता रहा जैसे मैंने दुनिया के सबसे समझदार इंसान और बहुत ही लायक खातून से तारुफ हासिल कर लिया है। कितने ही बरस गुजर गए मगर आज भी मुझे ये नहीं मालूम कि महनाज बागी की इतनी ज़बरदस्त शख्सियत जिसमें इतना खुलूस, हमदर्दी, शफात और बुझे हुए हौसलों को फिर से ज़िंदा करने वाली खसूसियात हैं वो कैसे और कहाँ से आती हैं, उनको कैसे हासिल होती हैं। कैसे भी हालात हो वो मुझे हमेशा ही बहुत बुलंद हौसलगी से अपने इरादों पर जम के खड़ी हुई नजर आई। बना ही नहीं था कि वो चीन चली गई। चीन में इन्हें अपनी MA की डिग्री की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि हमारी खतों किताबत होती रहती है, कि मुझे यहाँ पर एक डिग्री की ज़रूरत है। मेरी जो 15 साल पुरानी डिग्री है कराची यूनिवर्सिटी की, क्योंकि पाकिस्तान में तो कभी किसी ने डिग्री नहीं मांगी और मैं वहाँ पे जॉब भी करती रही, लेकिन चीन में ऐसा नहीं होता। लिहाजा क्या तुम ये काम कर सकते हो। बहुत ही एक सबर आज़मा जद्दोजहद के बाद मैंने ये डिग्री निकलवाई। मैं जब भी यूनिवर्सिटी के महकमे में जाता था तो वो समझ जाते थे कि ये आदमी गर्दन पर सवार होने आया है और उनको ये डिग्री निकाल के देना ही पड़ी। जिसके बाद महनाज बागी ने जो मेरी तारीफ़ की थी वो मुझे कभी नहीं भूलती। उन्होंने कहा तुम कोई जिन लगते हो, तुमने ऐसा काम कर दिखाया कि शायद कोई नहीं कर सकता था। एक तरह की मैं कहूँगा कि किसी बात को इतनी अहमियत ना देना है। इन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि क्या तुम ड्रामा लिख सकते हो रेडियो के लिए, तो मैंने कहा नहीं, कभी लिखा तो नहीं। तो बोली कि लिख के लाओ देखते हैं। मैं कुछ दिन में 2-3 दिन में वो ड्रामा लिख के ले आया, मैं इनको दे दिया। अब इन्होंने रख लिया वो ड्रामा। कुछ दिन तक मैं इंतज़ार करता रहा, वो बताएंगे कि वो ड्रामा कब नशर हुआ, कैसे नशर हुआ, कहाँ पे नशर हुआ। तो बोले उन्होंने बताया नहीं। तो मैंने फिर एक दिन पूछा, मैंने कहा महनाज बाजी वो ड्रामे का क्या हुआ। बोली कौन सा ड्रामा। मैंने वही रेडियो का ड्रामा, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार लिखा था। बोली मुझसे तो जिसने मांगा था तो मैं खुद घबराई हुई थी, मैं तो रिसेप्शन पर छोड़ के भाग आई, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। फिर एक दिन मुलाकात हुई मेरी काफ़ी दिन बाद, तो फिर बोली कि हनीफ तुम्हारा चेक रखा हुआ मेरे पास, लेकिन तुम तो ऐसे इतने छोटे हो, तुम्हारा तो अकाउंट ही नहीं होगा। मैंने कहा हाँ मेरा अकाउंट तो नहीं है। तो फिर इन्होंने अपने पास से मुझे 100 रुपये दिया, हालांकि वो चेक शायद 90 रुपये का।
तो ये मेरी इनके साथ याद है दुश्मनी करनी, इनका हमेशा ये रहा। शमा जैदी अब तक वैसी की वैसी हैं जैसी हमने अपने बचपन लड़कपन में देखा था, हरदम हंसती हुई और बशाश। वो जब हुर्रियत अखबार में बच्चों के सफ़े और बड़ों के कई हफ्तावार सफ़ात की इंचार्ज एडिटर थी, तब इनसे पहली बार मुलाकात हुई और फिर जैसे यूँ हुआ कि तभी याद ही नहीं आया कि पहली मुलाकात में क्या बात की थी, कौन सी कहानी इन्हें छापने के लिए दी थी। वक्त दरियाओं की रवानी से बहता चला गया और हमने तकरीबन हर इदारे में किसी न किसी हैसियत में एक साथ ही काम किया। मैं फिर ये एक ऐसा कारनामा है जिसे अदबी तारीख का हिस्सा ऐसी शान और शौकत से बनना चाहिए था कि हम दुनिया की मुतमद्दिन और महज़्ज़िब कौमों में शुमार किए जाने के अहल होते। तमाम ये इल्मी अदबी इंटरव्यू का ख़जाना अब तक भी तबाह से महरूम है। शमा जैदी ने जिस भी इदारे में बतौर सहाफ़ी काम किया, इनके काम को इस हद तक सराहा जाता था कि इन्हें गैर मामूली और मिस परफेक्ट जैसे अल्फाज से नवाजा जाता रहा। 7 बरस तक शी मैगज़ीन में बेशुमार मौज़ूआत पर अनगनत मज़ामीन लिखे और ज़्यादातर इंटरव्यूज़ और फीचर हुआ करते थे। नाज़रीन में अफ़साने लिखे, फैशन के इवेंट में बेशुमार मौज़ूआत पर जाने क्या क्या लिखा। मैं मुस्तफ़ा हाशमी, काबिल सिद्दीकी, यास्मीन हफ़ीज़, अदीब समी चमन, अकबर आबादी और इस वक्त के जितने भी सरगर्म लिखने वाले थे, इन सब ने हुर्रियत में इस तरह लिखा जैसा बाकी अखबार और रसायन में लिखा करते थे। अजीब ज़माने थे, सोचें भी बच्चों जैसी ही थी। अब सोचों में अजीब मंजरों की पूरी बारात है, जैसे आसमानों से उतर के हमारी आंखों के सामने खड़ी हो गई है। मैगज़ीन में भी उन्होंने बच्चों के सफ़ात का सिलसिला शुरू किया था। शमा जैदी ने बच्चों के लिए लिखने वालों से जिस हुस्न सलूक और खुलूस और ताउन का मुशाहरा किया, वो आज 2 दहाइयों से भी ज़्यादा गुजरने के बाद इसी तरह ज़हनों में ताज़ा है कि जैसे ये कल की बात है। वक्त को रोकने की जिन अफराद में सलाहियत होती है, वो ऐसे ही होते हैं जैसी शमा जैदी में। क्या सुनाता हूँ मैं, बस ख़त्म करता हूँ। फैशन कैरियर में हम साथ काम करते थे। एक होता है ना गैस सिलेंडर जो पिकनिक वगैरह को ले जाते हैं, उसमें आग लग गई ना, तो ये उस आग को बुझाने के लिए एक छोटे से प्याले में पानी भर के ला के बुझा रही थी और हम 3-4 लोग बैठे हुए ये सोच रहे थे खड़े हुए भी कि बस अब ये फटा और हमारी ज़िंदगी गई काम से, मतलब आखिर हमारा ये हिस्सा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक खातून समंदर से पानी निकाल रही थी एक छोटे से बर्तन से और किनारे में फेंक रही थी। वहाँ से एक आदमी को गुजर हुआ, कहने लगा दीदी तुम क्या कर रही हो, क्या बेवकूफ़ी क्या कर रही हो? बोली क्यों पानी निकाल रही हो समंदर से, में ताकि समंदर खुश्क हो जाए। तो कल उसका क्या करोगी? नहीं, इसमें मेरा भाई डूब गया है। तो उस दिन मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा कि ये उस प्याले से समंदर को ख़त्म कर रही है। तो वो बुझा तो किसी और तरह, लेकिन ये इनकी मासूमियत और सादगी का एक जैसे कहना चाहिए अक्सर। थैंक यू सो मच। मेरे बहुत काम किया, मैं नाज औरतों के उसमें चली गई, मैं इधर काम करती रही, लेकिन हमारी दोस्ती में कभी कमी नहीं आई। हम बाद वक्त 2-3 साल बाद भी एक दूसरे से मिलते थे, शहर में रहते थे, लेकिन हमेशा ऐसे ही मिलते थे जहाँ से सिलसिला टूटा होता था वहीं से जुड़ जाता था। अब ये है कि हम बहुत ज़्यादा हमारा मेल जोल होता है, हम साथ ही हर जगह आते जाते हैं। शमा जो है वो तो मुझे हमेशा हंसती खिलाती, कभी 2 साल बाद, कभी 4 साल बाद किसी फंक्शन में, उर्दू कॉन्फ्रेंस में कहीं ऐसे मिलती हैं और बहुत सदाबहार है। जैसे इनकी सदाबहार शख्सियत है वैसे इनकी सदाबहार काम है और सारे लोग जो उनके बच्चे थे या उनके शागिर्द उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल से मेरा कुछ कहना ऐसे ही होगा चिराग दिखाने के मौके। तो बहुत अच्छा है और अच्छी बात ये है कि ऐसी तकरीब होनी चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि की गई और ये एक भारत सोचने की बात है कि बच्चों के लिए हमारे यहाँ लिखा नहीं जाता, जो लिखा जा रहा है वो बहुत थोड़ा है और इससे बहुत ज़्यादा लिखने जाने मतलब सोचिए आज भी हम टोट बटोट के हवाले से बात करते हैं, आज भी खिलौना बच्चों की दुनिया नौनिहाल के हवाले से बात करते हैं, तो लगता है कि बीच में कोई और रिसाला नहीं आया ना। और इसीलिए हमारे पास वही लिखने वाले हैं जो बच्चे ज़रा से 7वीं 8वीं में हमारे आगे आए थे और आज वो आधी उम्र के आदमी हैं और कोई नई फौज नहीं सामने आई। मतलब होता है यहाँ पे कोई नया इस वक्त का बच्चा होता, फिर किसी अखबार का एडिटर होता जो इस वक्त के दौर में कोई रिसाला निकल रहा होता। ये एक अलग मौजू है और बहुत अच्छा लगा आप सबको इकट्ठा देख के और मेरी दोनों दोस्तों के बारे में जो कुछ किया गया बहुत अच्छी बात है और थैंक यू वेरी मच। खौफ आ रहा है अपने आप से कि हमारी ज़िंदगी में इतनी तारीफ हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हमारे जाने का वक्त आ गया और वक्त भी बहुत हो गया। तो बस मैं सिर्फ एक शेर पे, मैं आप लोगों का ज़्यादा कहानी लूँगी, मैं सिर्फ एक शेर पे ये तकरीर ख़त्म करूँगी अपनी कि हम ना होंगे तो कोई और बहार आएगी, हम ना होंगे तो कोई और बहार आएगी, याद रखना हमें और फूलते फलते रहना। आप सबके लिए बहुत सारी मनाएगा तुम्हें, ये बुरी बात है, हर बात पे उठाना। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ उनके नाम में हमने ये तकलीफ का इनकार किया। मैंने जैसे कि बताया कि औरत फाउंडेशन जो है मैंने बातें छोड़ दिया। ये 2 बातें मैं बात करना चाहूँगा। फातुर रहमान साहब का यहाँ जिक्र नहीं हुआ, उनका जिक्र बहुत ज़रूरी है मैनाज बात के हवाले से, और वो इनके शोहर नामदार थे, लेकिन साथ साथ एक बहुत ही मायना सहाफ़ी थे। उन्होंने सहाफ़ियों के लिए बहुत जद्दोजहद की, कोड़े खाए, जेल में वक्त गुजारा और आखिरी दौर में वो रोज़ाना एक्सप्रेस से वाबस्ता थे, मैगज़ीन एडिटर की हैसियत से। एक छोटी सी बात बाजी शराब के में भी नहीं होगी। एक्सप्रेस के जो मालिकान थे उनकी हमारे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब थे, उनसे किसी बात पे जो है वो नाराज़गी हुई और उन्होंने हमारा बाइकआउट कर दिया कि किसी किस्म की कोई खबर वो हमारी शायद नहीं करते थे, ना ही एक्सप्रेस टीवी पे नशर करते थे। तो फातुर रहमान भाई का मेरे पास फोन आया कि भाई उनसे अच्छी बुरी बात होती थी, उनके पता था कि मैं आज बात से हमारी वाबस्ता की ना बिल्कुल ऐसी है कि वो हमसे बिल्कुल बच्चों ही की तरह बात करते थे ना, बहुत फ्री हो गए। तो कहने लगे क्या हुआ, ये मसला क्या है? मैंने कहा ऐसे बात हुई है, उसको हटाओगे और हमारा बाइकआउट क्या है और हमारे खिलाफ भी खबरें चल रही। तो कहने लगे एक दिन आ जाओ तुम चुपके से, मैं इस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। नजमी साहब हुआ करते थे
बात किया, मैं तैयार हूँ, मेरे साथ के साथ काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार इनका मसला हल करो। मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया, बल्कि उन्होंने फ़ोन किया, फिर दोनों हम लोग बैठे, तो उन्होंने कहा कि किसी दिन मेयर साहब को पकड़ के यहाँ ले आओ, साथ चुप के साथ है ना, मैं मालिकान को बुलाऊँगा और अचानक सब करेंगे। और ऐसा ही हुआ है, फजल रहमान भाई ने मुझे फ़ोन किया कि मालिकान आए, मैं आ जाऊँ। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, गपशप हुई है, फजल रहमान भाई ने कहा कि यार ख़त्म करो ना, सब क्या है, इस तरह तो होता रहता है। और हमारा जो KMC का जो खड्डा था उनके साथ बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, वो उन्होंने वहाँ ख़त्म करा दिया। तो आबाद भाई इस तरह के किरदार अदा किया करते थे और इस तरह की उन्होंने बच्चों के लिए नॉवेल भी लिखे आबाद भाई ने, और सारी ज़िंदगी जो है सहाफ़ियों की फलाह बहबूद बेहतरी के लिए लड़ते रहे और अपनी सहाफ़ती दुनिया में भी काम करते रहे। जो आप मोहब्बत और जो आप एजाज़ दे रहे हैं, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया है। आप लोगों को भी इतनी सलाहियतें थी, आप लोगों को इतना टैलेंट था कि आप लोग आगे बढ़े। लेकिन सच्ची बात है, मुझे बहुत खुशी होती है जब हम में जो बच्चे दिखते थे वो माशाल्लाह सब अपनी जगह इस्टेब्लिश हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं और उनके फ़ख्र होता है आप सबसे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अजीज साजिद ने एहसास का जिक्र किया, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि बच्चों के अदब के हवाले से जब भी बात की जाए तो बहुत कम लोगों ने लिखा है और एहसास भी बहुत ज़्यादा लिखा है बच्चों के हवाले से। आखिर तक उनकी जो दूसरी तहरीरें थी सियासी और अदबी, उसके अलावा बच्चों के लिए वो आखिर तक लिखते रहे। खासतौर पर अपने बच्चों और जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके हवाले से भी वो लिखते थे, जो कि सारे बच्चों के लिए होता है। फिर अफगानिस्तान में कुछ हुआ, वहाँ के बच्चों के बारे में लिखा, यहाँ मिसिंग पर्सन का मसला हुआ तो मेरे बार बार क्यों नहीं आते, इस किस्म की नज़र। तो ज़ाहिर है कि हमें ज़रूरत है कि वो लोग जो माशरे में अच्छे अदीब हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्हें चाहिए कि बच्चों को भी तवज्जो दें और बच्चों के लिए भी लिखें। हम जो मकाम हासिल किया है माशरे में, उस पर मुझे फ़ख्र है। थैंक यू वेरी मच। साहिब एजाज़ मोहतरमा महनाज रहमान साहब अभी आपसे गुफ्तगू कर रही थी। बड़ी दिलचस्प बात यह कि हम ये समझते थे कि हमारी जो दोनों बातें हैं जिनकी एजाज़ नहीं तकलीफ समझते हैं एक घंटा तो बोलेंगे, लेकिन माशाल्लाह सब मुक़र्रिन के मुकाबले में जो है वो मुख्तसरन बोलने का एजाज़ भी उन्हीं को हासिल हो। इसके लिए मेरा ख्याल वो उनकी एजाज़ है। बाकी तो मैंने आके कई को जो है ना पीछे से वो रोकना पड़ा कि भाई बस करते हैं जी, आपने बाद में बहुत किरदार अदा किया। और मैं अपने यहाँ नौकरी में पक्की करूँ, मेयर कराची का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें और बगैर किसी चार्जेस के जो है वो दिया। तो उनका भी नौकरी पक्की हो जाएगी, बड़ी दोबारा से रिकॉर्ड में आ जाएगी, उनका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही इस शेयर के साथ हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और साथ ही ये भी कि खाना तैयार है जो आपका मुंतज़िर है बहुत देर से कि करते हैं तुमको रुखसत पर नहीं या आखिरी सलाम, फिर भी मिलेंगे तुमसे घर में रात हुई पाया। और जो हमारे कलमकार दोस्त हैं उस ज़माने में वो ग्रुप फोटो क्लिक की जाते हैं ताकि बातों के साथ ग्रुप फोटो हो जाए और फिर हम याद करेंगे कि ये मरहूम भी जो है हमारे साथ हुआ करते हैं।